एक नए राजवंश की सुबह, बाबर और मुगल साम्राज्य की नींव। मुगल साम्राज्य, ग्रैंडर, कलात्मक ब्रिलियंस और शाही ताकत का नाम 3 सदियों से ज्यादा समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी विरासत बनाए रखा। लेकिन इसकी कहानी हिंदुस्तान के मैदानों से दूर मध्य एशिया के बीचों बीच शुरू हुई। हमारी कहानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से शुरू होती है, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, जिन्हें 11 साल की छोटी उम्र में फरगना की छोटी सी रियासत मिली थी। महत्वाकांक्षा और जीतने की प्यास से प्रेरित होकर बाबर ने भारत की दौलत पर अपनी नजरें गड़ा दी, एक ऐसी जमीन जो पहले से ही टुकड़ों में बंटी हुई थी और लेने के लिए तैयार थी। 1526 में बाबर अपनी छोटी लेकिन अनुशासित सेना के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश की दुर्जय सेनाओं का सामना किया। बारूद के हथियारों और बेहतर रणनीति से लैस बाबर ने एक निर्णायक जीत हासिल की, जिसने लोदी सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य के जन्म का संकेत दिया। अपनी युद्ध कौशल के बावजूद बाबर एक परिष्कृत स्वाद वाला आदमी था, एक कवि और दिल से एक माली। उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए बल्कि कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध होगा। हालांकि बाबर का शासनकाल दुखद रूप से छोटा रहा। सिंहासन पर सिर्फ 4 साल के बाद 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनका नवोदित साम्राज्य उनके बेटे हुमायूं के हाथों में आ गया। उनके संस्मरण बाबरनामा इस उल्लेखनीय व्यक्ति के दिमाग में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं, जो एक योद्धा, राजा और संवेदनशील रसिक का मिश्रण है। बाबर की विरासत, मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और स्थायी राजवंशों में से एक बनने के लिए तैयार था। मुगल जेनिथ, अकबर महान और सत्ता का कंसोलिडेशन। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को अपने शासन के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें दुर्जय शेर शाह सूरी का उदय भी शामिल था। निर्वासन के लिए मजबूर 15 लंबे वर्षों के बाद ही हुमायूं दिल्ली में अपना सिंहासन वापस पाने में कामयाब रहे। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक था, जो 1556 में अचानक समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य का भार अब उनके 13 वर्षीय बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के युवा कंधों पर आ गया, जो बाद में अकबर महान के नाम से जाने जाएंगे। इतनी कम उम्र में सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने अपने रीजेंट बैरम खान के मार्गदर्शन में कई सैन्य अभियानों की शुरुआत की, जिसने मुगल सत्ता को मजबूत किया और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। हालांकि अकबर का शासनकाल न केवल उनके सैन्य कौशल से बल्कि शासन के प्रति उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने से भी परिभाषित हुआ था। अपने राज्य के विविध धार्मिक परिदृश्य को पहचानते हुए अकबर ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, एक ऐसा कदम जिससे उन्हें अपने हिंदू प्रजा का सम्मान और वफादारी मिली। अकबर के शासनकाल में कला, संस्कृति और बौद्धिक चर्चा का विकास हुआ। उन्होंने इबादत खाना की स्थापना की, जो पूजा का एक घर था, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान और धर्मशास्त्री जीवंत बहस में शामिल होते थे। उनका दरबार संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया, जिसने पूरे साम्राज्य और उसके बाहर के कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को आकर्षित किया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के चरम का प्रतीक था, जो अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। वास्तुकला का वैभव और शाही विस्तार जहांगीर से औरंगजेब तक। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा। जबकि जहांगीर ने अपने पिता की कला के संरक्षण की परंपरा को जारी रखा, उनका शासनकाल राजनीतिक साजिश और उनकी पत्नी दुर्जय नूरजहां के बढ़ते प्रभाव से चिह्नित था। जहांगीर के बेटे शाहजहां, जो 1628 में उनके उत्तराधिकारी बने, शायद अपनी स्थापत्य कला के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विशेष रूप से ताजमहल, जो उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया प्रेम का एक शाश्वत स्मारक है। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में लाल किले और जामा मस्जिद सहित कई अन्य स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ, जो मुगल काल की उत्कृष्ट शिल्प कौशल और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। हालांकि उनका शासनकाल महंगे सैन्य अभियानों और एक भव्य जीवन शैली से भी चिह्नित था, जिसने साम्राज्य के संसाधनों पर दबाव डाला। 1658 में उत्तराधिकार के एक कड़वे युद्ध में शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने पदच्युत कर दिया था। महान मुगलों में अंतिम औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान और एक सख्त प्रशासक था। उनके शासनकाल में साम्राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार देखा गया।
जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। हालांकि औरंगजेब की नीतियों, विशेष रूप से जजिया कर को फिर से लागू करने और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से उनके कई हिंदू प्रजा अलग थलग पड़ गए और असंतोष के बीज बोए, जो अंततः साम्राज्य के पतन में योगदान देंगे। डूबता सूरज, मुगल साम्राज्य का पतन और इसकी स्थायी विरासत। लगभग आधी सदी तक चलने वाला औरंगजेब का लंबा शासनकाल 1707 में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। उनके उत्तराधिकारी, जिनमें उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल का अभाव था, को एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो पहले से ही तनाव के लक्षण दिखा रहा था। मुगल साम्राज्य आंतरिक विद्रोहों, उत्तराधिकार विवादों और मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से कमजोर हो गया था, धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ खो रहा था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण, जिसने दिल्ली को बर्खास्त कर दिया और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन सहित उसकी संपत्ति को लूट लिया, ने मुगल साम्राज्य की भेद्यता को और उजागर कर दिया। कभी शक्तिशाली साम्राज्य अब अपने पूर्व स्व का एक साया था, जो दिल्ली के आसपास एक रंप स्टेट तक सिमट कर रह गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापारी जो 17वीं शताब्दी में भारतीय तटों पर पहुंचे थे, ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया, अपने प्रभाव का विस्तार किया और अंततः भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मुगल साम्राज्य ने अपने पतन और अंतिम पतन के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज देश की विविध संस्कृति, इसके स्थापत्य चमत्कार, इसके समृद्ध व्यंजन और इसकी समन्वित परंपराओं में दिखाई देती है। मुगलों ने कला, साहित्य और वास्तुकला के अपने संरक्षण के माध्यम से एक अनोखी इंडो फारसी संस्कृति का निर्माण किया, जो आज भी मोहित और प्रेरित करती है। मुगल साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में समा गया हो, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती रहती है।